हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, जो बीएड की सीरीज़ चल रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, उस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था, निर्माणवादी अधिगम मॉडल में आकलन के उद्देश्य समझाइए। निर्माण किसी रचनावादी प्रतिमान में आकलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 एंड 19 दोनों में आया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऊपर का आंसर आपको नहीं देखना है, आपको पॉइंट से शुरू करना है। देखिए, पहला क्या है, अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। देखिए, निर्माणवादी अधिगम जो होती है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि निर्माणवादी मतलब कुछ ना कुछ निर्माण करना, कोई ना कोई नई चीज़ बनाना। तो उसका बच्चे का हम लोग कैसे देखेंगे कि वो क्या निर्माण कर सकता है। उसके लिए हमें उसे पूर्व ज्ञान उसका देखना पड़ेगा कि उसका पास्ट कैसा है, उसके जो पहले का ज्ञान है वो कैसा है। अगर उसका पूर्व ज्ञान ही अच्छा नहीं होगा तो वो नई नई चीज़ कैसे बनाएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे का इलेक्ट्रिशियन में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी बिल्कुल भी उसका मन नहीं है कुछ भी बनाने का, ना वो तार जोड़ पाता है, ना सर्किट जोड़ पाता है, ना बल्ब लगा पाता है। जब उसके पहले कुछ सर्किट ही नहीं पता तो आगे वो कनेक्शन क्या करेगा। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान उसका बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माणवादी अधिगम प्रतिमान में अधिगमकर्ता नए ज्ञान के निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं करते हैं। ठीक है, जो पुराना ज्ञान है उसके आधार पर स्वयं करते हैं। इसलिए इस अधिगम मॉडल में आकलन का सर्वप्रथम उद्देश्य अधिगमकर्ताओं का पूर्व ज्ञान का आकलन करना होता है। मतलब अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो अधिगमकर्ता है उसका पूर्व ज्ञान क्या है, पुराना ज्ञान क्या है, जिसके आधार पर अधिगमकर्ता नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इसके आधार पर मान लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए कि एक मिस्त्री होता है, वो कैसे घर बनाता है। वो दीवार बनाता है पहले, फिर उसका लिंटर डालता है, ऐसे करता है। अगर उसे दीवार ही बनानी नहीं आएगी तो वो लिंटर कहाँ से डालेगा मकान का। तो यही चीज़ है कि हमें पहले उसका पूर्व ज्ञान देखना पड़ेगा। अधिगम जब तक अधिगमकर्ताओं में नए ज्ञान के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान नहीं होगा, यानी नई कोई चीज़ निर्माण करने के लिए पुराना ज्ञान नहीं होगा, निर्माणवादी अधिगम की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, निर्माणवादी जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की जा सकती। सेकंड पॉइंट है इसका, अधिगमकर्ताओं की चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान की मानसिक शक्तियों का आकलन। यानी अधिगमकर्ता की जो चिंतन है वो तर्क कैसा कर सकता है, कोई समस्या का कैसे समाधान कर सकता है, तो उसकी इन सब चीज़ों के लिए उसकी मानसिक शक्तियों का कैसी उसकी मानसिक शक्तियाँ, कैसा उसका माइंड जो है काम कर रहा है, इसका आकलन। देखिए, निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगमकर्ता पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करता है। इसके लिए सर्वप्रथम उसके सामने ऐसी समस्याएं उपस्थित की जाती हैं जिसका हल ढूंढने में नए ज्ञान का निर्माण हो। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि इस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं निर्माणवादी वाला, तो इसमें निर्माणवादी ज्ञान में वो उसे पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान निर्माण करेगा। तो हम लोग उसे एक ऐसी कंडीशन में डाल देंगे जिससे क्या होगा कि वो सोच सके कि आखिर इस कंडीशन से कैसे निकला जाए, इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन कर दिया, किसी बच्चे को फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए इच्छुक है, उसने फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है कि जंगलों में ऐसा होता है वैसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कह देंगे कि मान लो तुम जंगल में खो गए, ये हमने उसे समस्या बता दी। अब उससे पूछेंगे कि आगे आप इससे कैसे निकलोगे। तो ये हो गया कि ऐसी ऐसी समस्या उपस्थित की गई उसके सामने जिसका हल ढूंढने में नया ज्ञान का निर्माण हो। अब उसे वहाँ से निकलने के लिए एक नया नया ज्ञान सोचना पड़ेगा, कि नया तरीका सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, जंगलों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उससे निकलने के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, इस समस्या का हल ढूंढने में अधिगमकर्ता को चिंतन करना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। बिना इस मानसिक शक्तियों के वे समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते। अगर वो मानसिक शक्तियाँ उसके पास है ही नहीं, चिंतन मतलब वो सोच ही नहीं पा रहा है, कुछ भी सही से तर्क नहीं कर पा रहा है, अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या समझ सका, ढूंढ ही नहीं सकता कि कैसे निकलेंगे फॉरेस्ट से, कैसे जंगल से बाहर निकलना है, समझ ही नहीं सकता। और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले नए ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता, ना ही वो कोई नया ज्ञान बना पाएगा। अब मान लीजिए जिसने तरीका ढूंढ लिया होता कि जंगल से ऐसे ऐसे करके निकला जा सकता है, तो उसका नया निर्माण हो जाता है नए ज्ञान का। लेकिन जब तरीका ही नहीं ढूंढ पाता तो नए ज्ञान का निर्माण क्या होगा। इसलिए अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक की अधिगमकर्ताओं की चिंता की इन शक्तियों का आकलन करना होगा। मतलब अधिगम प्रक्रिया जो पढ़ाई लिखाई शुरू करने से पहले हमें पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी इन सब शक्तियों की आकलन कर लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्षमता ये सब कितनी है। यह निर्माणवादी अधिगम मॉडल के आकलन में दूसरा उद्देश्य है। ये कौन सा उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड उद्देश्य पे, अधिगमकर्ताओं की अंतः क्रिया की प्रवृत्ति का आकलन करना। अंतः क्रिया मतलब आप कह सकते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करना, क्या करना कि कैसे सॉल्व होगा कोई भी चीज़। अब मान लीजिए आप ही हैं स्कूल में, बिना आप किसी से मतलब अगर आप किसी से बोल ही नहीं रहे, कुछ भी पूछ ही नहीं रहे, तो अकेले आप कहाँ तक क्या करेंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा किसी भी चीज़ करने में। देखिए,
मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अपने साथियों के साथ मिलजुल के बात करते हैं, यार ये ऐसा हो गया, ये ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे नहीं, तब तक आप वो चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए अंतःक्रिया करना बहुत जरूरी है। निर्माणवादी अधिगम मॉडल में अधिगम की प्रक्रिया अर्थात नए ज्ञान के निर्माण की क्रिया छात्र का और शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया से आगे बढ़ती है। मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बच्चों बच्चों में इंटरेक्शन हो, चाहे बच्चे और टीचर में इंटरेक्शन हो, वे आपस में विचार करते हैं, बात करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, तब सही निर्णय पर पहुंचेंगे। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ पे सारे नेता लोग बात करते हैं आपस में कि ये जो निर्णय है वो सही है नहीं, तब जाके निश्चित निर्णय पे पहुँचते हैं। बिल्कुल वैसा ही सीन है। इसीलिए अधिगमकर्ता में अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति और क्षमता होना आवश्यक है, ठीक है। अधिगमकर्ता की अंतःक्रिया की प्रवृत्ति और क्षमता को ज्ञात करना और उसका आकलन करना निर्माणवादी अधिगम मॉडल में तीसरा उद्देश्य है। ये इसका तीसरा उद्देश्य है कि अधिगमकर्ता की जो है इंटरेक्शन की क्षमता कितनी है उसको पता करना, उसका आकलन करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। आगे देखिए, अधिगमकर्ता के परिणाम स्वरूप निर्मित ज्ञान का आकलन करना। अब जो उसने मतलब ज्ञान बनाया है नया, मान लीजिए उसने वो ज्ञान बनाने में सक्सेस हो गया, तो परिणाम स्वरूप जो निर्मित ज्ञान है वो क्या सही है, किस कहाँ तक सही है, कहाँ तक उसको मतलब आखिर उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, इसका भी आकलन करना। किसी भी प्रकार के शिक्षण अधिगम के बाद उसके प्रभाव का आकलन किया जाता है, अर्थात यह आकलन किया जाता है कि उससे अधिगमकर्ता के ज्ञान कौशल और व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है और कितनी वृद्धि हुई है। मान लीजिए आपने बच्चे ने जो है जंगल से बाहर निकलने का रास्ता सोच लिया, और सोच लिया तो उससे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, कितना उसका दिमाग बढ़ा, ये सब हम लोग उसका आकलन करेंगे। निर्माणवादी अधिगम मॉडल में भी अधिगम प्रक्रिया के प्रभाव का आकलन किया जाता है, और मुख्य रूप से यह आकलन किया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ताओं के नए ज्ञान का निर्माण किस सीमा तक हुआ है और उन्हें नया ज्ञान कितना स्पष्ट है। मतलब जो उन्होंने ज्ञान बनाया है वो कितना आखिर उन्हें स्पष्ट है कि हमने बना तो दिया लेकिन हमको खुद को नहीं पता हम क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए कि जो ज्ञान बनाया है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हमारे लिए, कहाँ तक स्पष्ट है ये भी पता करना है। यह आकलन करना निर्माणवादी अधिगम मॉडल में चौथा उद्देश्य है। और फिर इसके बाद आपका है अंतिम उद्देश्य, अधिगमकर्ताओं में ज्ञान की समझ और उसके प्रयोग की क्षमता का आकलन। देखिए, निर्माणवादी अधिगम मॉडल में नए ज्ञान के निर्माण के आकलन के साथ साथ यह भी आकलन किया जाता है कि अधिगमकर्ताओं में नए ज्ञान की समझ कितनी विकसित हुई है। मतलब जो नया ज्ञान है उससे उसकी कितनी समझ हुई है लोगों को मतलब जो अधिगम करता है बच्चों को, उसको कितनी समझ हुई है और वो इस नए ज्ञान का प्रयोग कहाँ कर सकता है। मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसने ये नहीं कि उसने सिर्फ बता दिया, कोई सिर्फ मुँह जबानी, उसका प्रयोग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये इसको नापना, आकलन करना पाँचवा उद्देश्य है हमारा निर्माणवादी अधिगम मॉडल में, ये इसका पाँचवा उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद आपको पता है हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इसमें अंतर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।